नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं लाख टके की बात। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे महाकुंभ का प्लान। घुसपैठिए सावधान, क्योंकि सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि कुंभ क्षेत्र में अराजक तत्वों की एंट्री संभव नहीं। वहीं बात होगी उपचुनाव की लड़ाई परिवारवाद पर आई, जिसमें आपको दिखाएंगे कि ऐसे बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक बार फिर आमने सामने आ चुकी है। अगली खबर होगी बयान पर टक्कर, किसके हाथ पत्थर, क्योंकि यति नरसिम्हानंद के विवादित बयान पर संग्राम छिड़ चुका है। वहीं बात करेंगे 2 राज्यों में चुनाव, महापोल से तनाव, क्योंकि चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस और बीजेपी की धड़कनें तेज हो गई है। और आखिर में दिखाएंगे शैतान मौलवी हरकत गंदी, लेकिन सबसे पहले बात महाकुंभ की। सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों में जुट चुके हैं। आज उन्होंने प्रयागराज में अखाड़ों के संतों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बाहरी ताकत मेला में घुसपैठ न कर पाए जो सुरक्षा के लिए खतरा बने। सीएम योगी का यह बयान तब आया है जब संत कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिस पर सीएम योगी ने कहा कि कुंभ में अराजक तत्वों की एंट्री न हो पाए और मेले में सनातन भावनाओं का सम्मान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि कुंभ क्षेत्र में मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे। साथ ही सफाई और सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान भी तैयार किया जाए। और सबसे जरूरी ये कि कुंभ क्षेत्र में बाहरी ताकत घुसपैठ करने की कोशिश भी नाकाम की जाए। इसके लिए चाक चौबंद इंतजाम किए जाएं। प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ की भव्य तैयारी चल रही है। सीएम योगी खुद इन तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और योजना तैयार कर रहे हैं, जिससे संगम नगरी में सुरक्षा से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा सके, संतों की डिमांड को पूरा किया जा सके। कुंभ का दायरा बढ़ रहा है, काफी दूरी तक जाएगा। हमारा एक बैरिकेड करें और वहां पे हमारी शेड लगनी चाहिए, टीन शेड लगा करके ऊंचा लें और किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। संगम नगरी प्रयागराज में इस बार अध्यात्म और ज्ञान का महा होने वाला फारसी शब्दों को लेकर संग्राम मचा है। इसको लेकर अखाड़े के संतों के साथ सीएम योगी की बैठक हुई। 13 अखाड़े के संत बैठक में शामिल हुए। तैयारियों के संतों की राय ली, आयोजन तैयार करेगा। जो भी कार्मिक यहाँ डिप्लॉय किए जाए, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक गण हो या फोर्स से जुड़े हुए हों, यूपी पुलिस के हों, पीएससी के हों, होमगार्ड के हों या अन्य किसी भी विभाग के हों, उनकी काउंसलिंग और उनकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए पब्लिक के साथ में, श्रद्धालुओं के साथ में। यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये ट्रेनिंग प्रयागराज कुंभ 2019 ने इस मामले में बहुत अच्छा कार्य किया था। महाकुंभ के आयोजन की तैयारी प्रयागराज में जोर शोर से चल रही है। सीएम योगी खुद तैयारियों को करीब से देख रहे हैं ताकि वैश्विक स्तर पर महाकुंभ के आयोजन को पहुंचाया जा सके और सफल किया जा सके। अभी से हम सुनिश्चित करें स्ट्रीट वेंडर्स, ई रिक्शा, 3 व्हीलर, टैक्सी चालक, अन्य प्राइवेट चालक, ट्रक या अन्य रेस्टोरेंट, होटल में जो कार्मिक हैं, इनकी वेरिफिकेशन, किराएदारों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई, सुरक्षा की दिशा कर। हमने ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सेफ सिटी में यह निजी भागीदारी के माध्यम से भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये सभी क्रियाशील होते हुए दिखाई देने चाहिए। हालांकि क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक का प्रस्ताव हो या फिर पेशवाई और शाही स्नान जैसे उर्दू शब्द को बदलने की डिमांड। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। संभाल चुके हैं। आज अखिलेश और शिवपाल यादव ने लखनऊ में बैठक बुलाई, जिसमें संगठन से लेकर बूथ मजबूत करने की प्लानिंग पर चर्चा हालांकि करते हैं। साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने उपचुनाव को और दिलचस्प बनाने के लिए इस सियासी लड़ाई को राष्ट्रवाद वर्सेस परिवारवाद से भी जोड़ दिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे उपचुनाव की लड़ाई अब राष्ट्रवाद और परिवारवाद पर आ चुकी है।
समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव रणनीति बना रहे हैं। उपचुनाव में दम दिखाने के लिए मंथन कर रहे हैं और 10 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं, जिससे बीजेपी को चुनौती दी जा सके। ऐसे में आज अखिलेश यादव ने उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। बैठक में समाजवादी पार्टी के नेताओं का फीडबैक लिया। अखिलेश यादव का फोकस हर स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर रहा और बूथ स्तर पर पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई। साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर भी प्लान तैयार हुआ है। अखिलेश की कोशिश न सिर्फ उपचुनाव बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी संगठन को मजबूत करने पर है। ऐसे में अखिलेश की नजर बीजेपी की तैयारियों पर भी है, क्योंकि जो प्लान बीजेपी ने तैयार किया है कुछ उसी दिशा में समाजवादी पार्टी की रणनीति आगे बढ़ रही है। उपचुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को चित करने के लिए बूथ स्तर पर ही प्लान चक्रव्यूह तैयार किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी की है उसमें बूथ स्तर पर चाहे वो बूथ के अध्यक्ष हों या शक्ति केंद्र के संयोजक हों, मंडल के संयोजक हों, मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि चौतरफा टीम को बूथ स्तर पर तैनात किया है और उनको बूथ जिताने की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए खुद महामंत्री संगठन धर्मपाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि उपचुनाव को लेकर जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है उससे तो तय है कि मुकाबला लोकसभा चुनाव की तरह ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी ने साफ कर दिया है उपचुनाव की लड़ाई राष्ट्रवादियों और परिवारवादियों के बीच है। पार्टी की बैठक में केवल हार की बात हो और चाचा की जहां तक बात है, चाचा का भला अखिलेश जी के साथ नहीं क्या करें। हमारी पार्टी का जो संगठन है उस संगठन से हमारे बूथ से लेकर और सभी पदाधिकारी हमारी चौतरफा हमारी तैयारी है और पूरी ताकत के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। ये लड़ाई परिवारवादी और राष्ट्रवादियों के बीच। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस बार दोनों प्रमुख दलों की नजर दलित यानी बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पर है। ऐसे में पार्टी खुद को दलित वोटरों के बीच मजबूत कर रही है ताकि अपने कोर वोट बैंक के साथ उस वर्ग को भी साधा जा सके जिससे जीत का मार्जिन बढ़ सके और चुनौती 2027 के विधानसभा चुनाव में खड़ी की जा सके। अब इसी रणनीति के साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी तैयारियों में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान पर संग्राम छिड़ चुका है। खास धर्म के लोग शहर शहर हंगामा कर रहे हैं और पुलिस पर पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। हंगामे और उपद्रव की तस्वीर सहारनपुर से आई। यहां पर खास धर्म के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया और पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। तो वहीं पुलिस का कहना है कि शांति भंग करने की जिसने भी कोशिश की है अब उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आखिर नरसिम्हानंद के बयान पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। इस बयान पर देश भर में संग्राम मचा है। खास धर्म के लोग सड़कों पर आ चुके हैं और शहर शहर प्रदर्शन कर रहे हैं। नरसिंहानंद के भड़काऊ बयान का वीडियो वायरल होने के बाद लोग प्रदर्शन करने लगे और गिरफ्तारी की मांग होने लगी। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन करने वालों और उपद्रव करने वालों की गिरफ्तारी भी हो रही है। होने के बाद इकट्ठे हुए नारेबाजी करते हुए लगातार आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद यहाँ से एक पर चौकी तक पहुँचे और यहाँ किया घायल हुए हैं। और जो जब पुलिस ने बल प्रयोग किया तो कई भीड़ के लोग भी इसमें घायल हुए हैं। और कहीं ना कहीं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पत्थर जो है, जो ईंटें हैं वह यहाँ पर पड़ी हैं। विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सहारनपुर से भी आई। यहाँ नरसिंहानंद के खिलाफ लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव कर दिया और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को दूर तक खदेड़ दिया। अब पुलिस पथराव में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें ज्ञापन शांतिप्रिय तरीके से चौकी पे ले लिया गया था। उसके बाद ज्ञापन देने के बाद कुछ गांव से लोग इकट्ठा हुए, जिसमें कुछ नए उम्र के लोग भी, लड़के भी थे। उनके द्वारा कुछ वहां पे हंगामा करने का प्रयास किया गया और कुछ पत्थर भी उनके द्वारा उठाए गए। तुरंत पुलिस ने वहां पे हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको तितर बितर कर दिया है
तो दूसरी तरफ नरसिंहानंद के बयान पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। मायावती ने कहा, नरसिंहानंद के बयान से न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश में अशांति और तनाव फैला है। पुलिस ने विरोध करने वालों पर कार्रवाई की, न कि बयान देने वाले महंत पर। संविधान सभी धर्मों का बराबर आदर सम्मान की गारंटी सुनिश्चित करता है। केंद्र और राज्य सरकार को सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं नरसिंहानंद के विवादित बयान पर तमाम विपक्षी दल भी धर्म के नाम पर वोट बैंक की रोटियां सेकने लगे। किसी भी व्यक्ति को किसी भी का धर्म है, उनके धर्म से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कोई बयान देना नहीं चाहिए, वो गलत है। वो तो ये बीजेपी की पॉलिसी यही है कि लोगों को भड़काओ और बीजेपी पॉलिसी इख्तियार करो। खैर, यूपी पुलिस न सिर्फ माहौल खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन में है, बल्कि तनावपूर्ण माहौल को नियंत्रित करने के लिए भी सजग है, ताकि नरसिंहानंद के बहाने किसी हिंसक घटना को अंजाम न दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा में 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक लगाएगी या 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में आ सकती है। वहीं बीजेपी को भारी नुकसान होता नजर आ रहा है। महापोल के आंकड़ों में हरियाणा में कांग्रेस को 54 सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, जबकि हरियाणा में बीजेपी को 26 सीटें मिलने के आसार हैं। महापोल में हरियाणा में कांग्रेस सरकार, हरियाणा में बीजेपी, हरियाणा में बन सकती है कांग्रेस की सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद महापोल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। न्यूज़ 18 इंडिया महापोल के आंकड़ों से अनुमान है कि हरियाणा में 10 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है। वहीं महापोल में बीजेपी को भारी नुकसान होने की तस्वीर नजर आ रही है। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। यही नहीं, बीजेपी कांग्रेस के अलावा बाकी पार्टियों में INLD, जेजेपी और आम आदमी पार्टी कोई उलटफेर करते नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों के आंकड़ों में कमी दिख रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के महापोल में हरियाणा में कांग्रेस को 54 तो बीजेपी को 26 सीटें मिल सकती हैं। वहीं INLD और जेजेपी को भी एक सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है और अन्य को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज़ 18 इंडिया के महापोल में आए आंकड़ों के सवाल पर एक तरफ कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो बीजेपी भी दावा कर रही है कि सरकार तो उन्हीं की ही बनेगी। मैंने तो पहले भी कहा था कि भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में 36 बरादरी ने मन बना लिया था, क्योंकि जो हमारे 10 साल की हमारी उपलब्धियां थी, 2005 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और इनकी विफलताएं 14 से 24 तक, वो देख के दोनों को तोल के देख लिया और लोगों ने कांग्रेस को ही ऑल्टर करना है। जो चुनाव से पहले का माहौल के आधार पर मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो मानते हैं 8 तारीख को आंकड़े बदलेंगे। 8 तारीख को बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस 10 साल के बाद सरकार में वापसी की उम्मीद कर रही है, जबकि महापोल में कांग्रेस प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती दिख रही है। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस को यहाँ 54 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी हरियाणा में महापोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। वो अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है, जबकि लगातार 2 बार से सरकार बना रही बीजेपी बहुमत के लिए जरूरी 46 सीटों के आंकड़े से दूर दिख रही है। बीजेपी दूसरे नंबर पर रह सकती है। कांग्रेस पार्टी की सीट हमेशा कम बोलते हैं, हमें लगता है 70 से भी ज्यादा सीट लेकर आएंगे हम। ये एक बहुत बड़ी बहुमत की सरकार होगी और मैं जानता हूँ ये सरकार इसलिए आ रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो न्याय, सच, विकास का रास्ता है, लोग उस पे चलना चाहते हैं। जिस बदलाव की तरफ हरियाणा देख रहा था, लोगों ने वो बदलाव किया है। लोगों ने जो 10 साल झेला है उसका ही रिजल्ट है। लोगों ने जितनी तकलीफें, जितना अत्याचार सहा है इन 10 सालों में, वो आज मतदान के रूप में उन्होंने अपना बदला लेने का ठाना था और वो सक्सेस हुआ है। और अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल में कांग्रेस को ही बहुमत मिलता दिख रहा है।
5 एजेंसियों के आंकड़ों में बीजेपी बहुमत के करीब भी नहीं पहुंच पा रही है और 18 से 31 सीट के बीच में सिमटती दिख रही है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकार बनाने के दावे से पीछे नहीं हट रही हैं। हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है। हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। बिल्कुल, भाजपा को तो हरियाणा में पार्लियामेंट में भी नकार दिया था, जहां वो 10 से 0 पर पहुंचे, हम 0 से 5 पर पहुंचे। हमने 47.6% वोट अर्जित की, हमारे 28% से बढ़ के 47.6 पर पहुंचे। ये 58% से घट के ये 46% पर पहुंचे। चुनाव के नतीजे आने बाकी हैं। महापोल के आंकड़े कांग्रेस के हक में जाते दिख रहे हैं, लेकिन असली परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे। तब पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। गाजीपुर में एक मौलवी पर गंभीर आरोप लगे। मौलवी पर आरोप है कि शैतानी साए का डर दिखाकर वो महिलाओं से छेड़छाड़ करता था, महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करता था। साथ ही आरोप यह भी है कि शैतानी साए का डर दिखाकर वो महिलाओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए भी उकसाता था और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द टिप्पणी करता था। अब इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान है। देखिए ये रिपोर्ट। मनचले मौलवी ने डर दिखाया, तुम्हारी बहू पर है शैतानी साया। फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। ये कहानी है गाजीपुर जिले की, जहां एक मौलवी पर शैतानी और रूहानी ताकत से छुटकारा दिलाने के नाम पर महिला से छेड़छाड़ की और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। आरोप है कि मौलवी ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द भी कहे। गाजीपुर के बरेसर इलाके के एक मौलवी के खिलाफ बलिया जिले के नरही की रहने वाली एक महिला ने केस दर्ज कराया है। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का एक मामला सामने आया है। मामला बरेसर थाना क्षेत्र के माटा गांव का है, जहां पर दरबार चलाने वाले एक मौलवी पर धर्म परिवर्तन के लिए एक महिला पर दबाव बनाने का आरोप लगा है। दरअसल बरेसर इलाके के माटा का रहने वाला मौलवी शान अहमद शैतानी और रूहानी ताकतों से निजात दिलाने के लिए दरबार लगाता है, जहां माटा गांव के आसपास ही नहीं बल्कि बलिया जिले से भी बहुत सारे लोगों का आना होता है। इन्हीं लोगों में बलिया के नरही के रहने वाली पीड़ित महिला के ससुराल पक्ष के लोगों का भी मौलवी के दरबार पर विश्वास था। मौलवी उनके परिवार में आता जाता था। इसी दौरान मौलवी ने ससुराल वालों से कहा कि उसके ऊपर शैतान है, जिसकी वजह से पूरे परिवार में परेशानी है, इसे मेरे दरबार में ले आओ। इसके बाद परिजन महिला को लेकर शैतानी ताकत से छुटकारा दिलाने के लिए मनचले मौलाना शान अहमद के दरबार में पहुंचे। माटा दरबार, जो कि थाना बरेसर जनपद गाजीपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहां आना जाना था, जहां झाड़ फूक का काम होता है। मौलवी शान आलम द्वारा कार्य किया जाता है। मार्च 2024 में उसे भी वो लोग माटा दरबार में लेकर आए, जहां शैतान उतारने के नाम पर उसके साथ अश्लील हरकत की गई तथा उसका धन परिवर्तन कराने का प्रयास भी किया गया। रुक रहे हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।